हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो एंड अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन हो तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ये गिवन लाइन किसी दो गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रेशियो फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था। ठीक, तो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कुछ हम लोग और करते हैं एंड देन इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेशियो इन विच 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Find the ratio in which 3x plus 4y minus 5 equals to 0 divides the line segment joining origin and 1, minus 2. Find the ratio in which this line divides the line segment joining origin and 1, minus 2. चलिए ट्राई करिए खुद से। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट बोला था, उसको डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट या फॉर्मूला उसको याद रखेंगे, है ना। कैसे लिखते थे हम लोग, जो रेशियो आएगा लैम्डा इज टू 1 हो जाएगा माइनस टाइम्स, है ना। अगर हम रेशियो इधर से इधर फाइंड कर रहे हैं तो पहले ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा वो, फिर ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। पहले 0 0 इसमें पुट कर लीजिए, तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 5, फिर 1, माइनस 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, है ना। 1 या माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 8 एंड देन माइनस 5, ऐसा। तो हो गया माइनस टाइम्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बेसिकली प्लस 5 हो गया एंड डिनोमिनेटर में हो गया माइनस 13, 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 यानी कि माइनस 10, यानी कि आ गया माइनस 1/2। ठीक, तो बताया था कि नेगेटिव साइन बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, दैट द डिवीजन इज एक्सटर्नल। जो साइन आ रहा है उसका केवल सिग्निफिकेंस ये है कि अब साइन केवल हमको ये बता देगा कि लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली डिवाइड कर रही है या एक्सटर्नली। कहने का मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये हो गया, तो जो लाइन हमको क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ हो सकता है ऐसे जा रही होगी, ताकि वो इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है, इसको ये लाइन जो होगी वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रही होगी इस तरह से। क्लियर है? ठीक है। एंड रेशियो कितना हो गया 1/2, यानी कि रेशियो हो गया 1:2 का। रेशियो इज 1:2। फॉर्मूला याद है, माइनस टाइम्स जिधर से जिधर का रेशियो लिखना है, पहले इधर वाला पॉइंट पुट कर लेंगे वो न्यूमरेटर हो जाएगा, फिर दूसरा वाला पॉइंट पुट कर लेंगे वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ स्ट्रेट लाइन meets the sides AB, BC and CA. A straight line meets the sides AB, BC and CA of a triangle ABC, at points P, Q and R, at points P, Q and R.
a straight line meets AB, BC and CA, ना sides of a triangle, sides AB, BC and CA of a triangle ABC at points P, Q, R. Find the value of AP upon PB into BQ upon QC, CR upon RA मॉडुलस। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सबसे पहला काम, एक रफ डायग्राम बनाइए, मतलब एक ट्रायंगल बनाइए, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाइए जो कि इसकी तीनों साइड्स को मीट करे, है ना। तो ए बी को कहाँ पे मीट कर रहा है? एट पॉइंट पी। फिर स्ट्रेट लाइन साइड बी सी को कहाँ पे मीट करेगी? एट पॉइंट क्यू। एंड साइड सी ए को कहाँ पे मीट करेगी? एट पॉइंट्स आर। स्ट्रेट लाइन ऐसी बनाइए जो तीनों साइड्स को मीट करे। कहाँ पर ए बी सी मान रहे हैं, फिर पी क्यू आर सारा डिनोट करिए। सबसे पहला काम, एक रफ डायग्राम बनाइए खुद से। ठीक, एंड कोशिश करिए एक बार इसको, एंड देन उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नोट कर लिए है, वीडियो पॉज कर लीजिए, डायग्राम बनाइए सबसे पहले, उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डायग्राम कैसे बनाएं, है ना। ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को मीट करे, ऐसा तो है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल है। तो जैसे क्या है, सपोज हमने लाइन ऐसे बनाई, मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी। ठीक, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत हो रहा है, तो वो दो साइड्स को तो मीट कर रही है बट तीसरे साइड को मीट नहीं कर रही। बट क्या है कि क्वेश्चन में दिया है स्ट्रेट लाइन मीट्स द थ्री साइड्स, ये नहीं दिया है मीट्स द थ्री साइड्स इंटरनली। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो दो साइड्स को तो इंटरनली मीट करे, बट हो सकता है थर्ड साइड को एक्सटर्नली मीट करे। इसको P पे, इसको Q पे एंड इसको R पे दिया था। मीट द साइड्स AB, BC एंड CA एट पॉइंट्स P। इसको P पे, BC साइड को लाइन मीट कर रही है Q पे एंड CA साइड को मीट कर रही है एट पॉइंट R। तो डायग्राम कुछ ऐसा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसी लाइन बना दें जो तीनों को एक साथ मीट करे इंटरनली। तो कोई अगर ऐसी लाइन है जो तीनों साइड्स को मीट कर रही है तो किसी दो को इंटरनल, एक को एक्सटर्नल, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइन तीनों को एक्सटर्नली मीट करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको नहीं गिवन है ना। तो अब हमको फाइंड करना है AP अपॉन PB इंटू BQ अपॉन QC इंटू CR अपॉन RA मॉडुलस, ये फाइंड करना है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली जो हमको फाइंड करना है वो कुछ ऐसा है कि एक लाइन है और ये लाइन किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको किसी रेशियो में डिवाइड करो। वही रेशियो आपको लिखना है। ये जो पहला टर्म देखिए जैसे AP अपॉन PB, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हमको ये लाइन पता होती और ये पॉइंट्स पता होते तो हम ये AP/PB लिख सकते थे, क्योंकि लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लिखना हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमको ना तो लाइन की इक्वेशन गिवन है, ना ही हमको पॉइंट्स दिए हैं। लाइन दिया होता, पॉइंट्स अगर हमको गिवन होते तब तो हमारे लिए बहुत आसान था, सीधे ऐसे फॉर्मूला लगा के वैल्यूज लिखते आंसर लिख देते। बट यहाँ पर हमको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ना तो हमको लाइन की इक्वेशन गिवन है, ना ही हमको कोई भी पॉइंट्स गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो क्या किया जाए, चलिए एक बार लाइन को कुछ अज्यूम करते हैं खुद से और पॉइंट्स को भी कुछ कुछ अज्यूम कर लेते हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, अब मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि चलिए AP अपॉन PB लिखिए। अब हम लोग चलिए ये वाला टर्म लिखा जाए। पहला टर्म AP अपॉन PB, तो रेशियो इधर से इधर लिख रहे हैं तो क्या हो जाता है, माइनस टाइम्स
रेशियो इधर से इधर लिख रहे हैं तो पहले ये वाला पॉइंट पुट करेंगे लाइन में, फिर ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो न्यूमरेटर हो जाता ax1 प्लस by1 प्लस c एंड डिनोमिनेटर में हो जाता ax2 प्लस by2 प्लस c इंटू AP अपॉन PB कैसे लिखा, क्लियर हुआ। अब सेम इसी तरह से BQ अपॉन QC एंड CR अपॉन RA, ठीक। तो BQ अपॉन QC, तो BQ अपॉन QC आप लिख रहे हैं, मतलब पहले B से रेशियो देख रहे हैं फिर C से, तो न्यूमरेटर में आएगा पहले B वाला पॉइंट और डिनोमिनेटर में फिर आएगा C वाला पॉइंट, है ना। रेशियो कैसे लिखा गया, BQ अपॉन CQ, B से Q फिर C से Q, तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ax3 प्लस by3 प्लस c इंटू, फॉर्मूले में भी माइनस है ना, वही लिख रहे हैं। अच्छा, इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि जैसे हमने डायग्राम बनाया तो यहाँ तो हमको एक्सटर्नल डिवीजन दिख रहा है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो फॉर्मूले में एक और अलग से माइनस लगा दिया, नहीं, फॉर्मूला जैसा है आप एज इट इज अप्लाई करेंगे, वो इंटरनल आना है एक्सटर्नल डिवीजन आना है वो अपने आप आएगा, उसके लिए हमको नहीं सोचना है। अब वो तो हमने डायग्राम ऐसा बनाया है तो हमको दिख रहा है इधर एक्सटर्नल इंटरसेक्ट कर रहा है, हम डायग्राम लाइन इधर से बना देते तो इन दोनों साइड को इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता, लाइन को हम पूरा बाहर बना देते तो तीनों को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता। तो क्या हर डायग्राम के हिसाब से हम अलग एक्सप्रेशन लिखते, ऐसा थोड़े ना होगा। एक्सप्रेशन जो हमारा फॉर्मूला है हम उसको एज इट इज अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आना होगा वो अपने आप आएगा, उसके लिए हमको नहीं सोचना। तो हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ इंटरनल है यहाँ एक्सटर्नल है, फॉर्मूला अपने आप इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीज बताता है। फॉर्मूला लगाने के बाद जो फाइनल साइन आता है वो हमको बता देगा कि डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल, तो वो हमको नहीं सोचना है, ठीक है। तो जैसा फॉर्मूला है एज इट इज लगाते जाइए, जो आंसर आना होगा वो अपने आप आएगा। अब थर्ड क्या है, CR अप्स टू RA दिस बाय दिस, तो पहले इधर से रेशियो फिर इधर से रेशियो, मतलब न्यूमरेटर में जाएगा ये वाला पॉइंट फिर डिनोमिनेटर में जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक। माइनस टाइम्स न्यूमरेटर में आएगा ax3 by3 प्लस c एंड डिनोमिनेटर में आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c। एक्सप्रेशन एक बार देख लीजिए, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि -1 -1 -1, एक ओवरऑल तो -1 हो गया ये, ठीक। इसके अलावा बाकी जितने टर्म्स हैं अगर आप देखिए तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ax2 by2 प्लस c इसके साथ कैंसिल आउट, मतलब ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट, ax1 by1 प्लस c, ax1 by1 प्लस c इसके साथ कैंसिल आउट एंड ax3 by3 प्लस c, ax3 by3, ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेसिकली देखिए तो सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो 1, तो बेसिकली मॉडुलस के अंदर -1 बचा, तो मॉडुलस ऑफ -1 कितना हो गया 1, तो फाइनल जो आंसर हमको मिला दैट इज 1। तो हमको लाइन की इक्वेशन भी नहीं गिवन थी, पॉइंट्स भी नहीं गिवन थे, बट हमने खुद से अज्यूम किया सब कुछ एंड जैसे हमने पुट किया तो हमने देखा सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब इसमें लाइन की इक्वेशन का या ट्राइंगल के जो वर्टिसेस दिए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स का ऐसा कोई रोल नहीं है, कैसी भी लाइन होगी कैसा भी ट्राइंगल होगा हर केस में सब कुछ कैंसिल आउट होकर के आंसर आपका मॉडुलस के अंदर जो पार्ट बन रहा है वो हमेशा -1 ही आएगा हर केस में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज थी क्वेश्चन में कि डायग्राम के लिए एक बार सोचना है ना, तीनों को इंटरनली ही मीट करे लाइन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो 2 को इंटरनल थर्ड को एक्सटर्नल या तीनों को एक्सटर्नल कैसा भी डायग्राम हम बना सकते हैं। इसके बाद बेसिक जो क्वेश्चन था वो एप्लीकेशन उसी चीज का था कि एक लाइन है 2 पॉइंट्स हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको लिखना आना चाहिए, वही यूज हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार अगेन स्टार्टिंग से ना तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे टर्म्स कैसे लिखे गए हैं देख लीजिए, है ना, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्ट्रेट लाइंस में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए एंड अगर देखना है एक बार क्वेश्चन को तो अगेन स्टार्टिंग से एक बार सुन लीजिए, ठीक है।
अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कहीं पर भी मान लीजिए अगर हमको कोई दो लाइंस गिवन है और हम इसके बीच का एंगल लिखना चाहते हैं, ठीक, हम दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और एक लाइन का स्लोप m2 है, तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। एंड क्या किया गया, इस पे मॉडुलस लगा दिया गया। अब मॉडुलस लगाने से ये होगा कि tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब जैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमको ये दो लाइंस दी हैं और हम आपसे बोलें कि दो लाइंस के बीच का एंगल बताइए, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये एंगल जो दिख रहा है ये दो लाइंस के बीच का है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी तो इन्हीं दोनों लाइंस के बीच का है। भाई दो लाइंस ये हैं तो हम ये एंगल भी आंसर में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री होगा तो ये टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 150 डिग्री होगा, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो आपका जो आंसर होगा वो 30 डिग्री भी सही है एंड 150 डिग्री भी सही है, ठीक। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका आंसर आया 30 डिग्री, बट आपको ऑप्शन में 30 डिग्री कहीं नहीं दिख रहा है, 150 डिग्री दिख रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। या अगर एक से ज्यादा करेक्ट आंसर इस तरीके वाला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 30 एंड 150 दोनों दिया हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम 150 बोलेंगे तो गलत होगा या 30 बोलेंगे तो गलत होगा। दो लाइंस, भाई यही दोनों लाइंस है ना, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हम ये वाला कह दें चाहे ये वाला कह दें, है तो ये भी दोनों ही लाइंस के बीच का एंगल, ठीक। तो जब हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट पहले जो हम लोग थीटा फाइंड करेंगे वो हम लोग अक्यूट एंगल वाला फाइंड करेंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जब हमने इस पे मॉड लगा दिया तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा हमेशा, भाई मॉड लगा दिया पॉजिटिव हो गया, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ से थीटा अभी आपको जो भी मिलेगा वो हमेशा अक्यूट मिलेगा। मतलब अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बेसिकली ये वाला एंगल। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए या हमको फाइंड करना हो या हमको ऑब्जर्व करना हो कि ऑब्ट्यूस वाला थीटा कौन सा है, तो जो अक्यूट वाला थीटा मिला है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए हम लोगों ने 30 डिग्री फाइंड किया, फिर अगर हमको ये देखना है तो पाई माइनस 30 डिग्री कर देंगे। तो पहले हम लोग जो फॉर्मूला है हम लोग इससे हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले अक्यूट वाला एंगल फाइंड करेंगे। अक्यूट वाला एंगल फाइंड करने के बाद अगर हमको ऑब्ट्यूस देखना है या ऑब्जर्व करना है या ऑप्शन है उस तरह से, तो ऑब्ट्यूस के लिए सिंपली पाई में से जो भी यहाँ से हमको अक्यूट एंगल वाला थीटा मिल रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ऑब्ट्यूस वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक। बट ये चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये लिखना या ये लिखना गलत है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस 30 डिग्री भी सही है, 150 डिग्री भी सही है। बस हम लोग जब फाइंड कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे अक्यूट वाला 30 डिग्री, फिर ऑब्ट्यूस देखना होगा तो पाई में से उसको घटा देंगे तो हमको ऑब्ट्यूस वाला मिल जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगाया गया जस्ट टू इंश्योर कि अभी जो हम tan थीटा सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करें वो हमको अक्यूट वाला मिले, फिर हमको ऑब्ट्यूस वाला देखना होगा तो हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगेन इसको एज अ फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरह से, ठीक। इतना पार्ट चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। याद रहेगा मेरे ख्याल से, सिंपल फॉर्मूला है tan थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस 2x plus 3y plus 4 equals to 0 and x minus y plus 7 equals to 0। एंगल बिटवीन द लाइंस, हमको लाइंस गिवन है ये, ठीक। एंगल लिखने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, दोनों का स्लोप, है ना। तो अब लाइंस देख करके स्लोप लिखना जानते हैं,
तो डायरेक्टली स्लोप लिखिए। इस लाइन का स्लोप कैसे बताया था, स्लोप कैसे लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 अपॉन -1 में कितना आ जाएगा, 1। तो m2 की वैल्यू हो गई 1 एंड m1 की वैल्यू है -2/3। आपको m1 m2 पता है, फॉर्मूले में रखिए, सीधे आंसर लिखिए, tan थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। चलिए कंप्लीट करिए खुद से। m1 कितना है, -2/3 माइनस m2 1, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो एलसीएम ले लेते हैं, -2 -3 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और -2/3। तो ये 3 एंड ये 3 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 3 - 2 1। -5 का मॉडुलस कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, 5। तो थीटा को हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं tan इनवर्स 5, ऐसे है ना। तो ये थीटा हो गया tan इनवर्स 5। लेकिन अगेन ये जो हमको थीटा मिला है, ये कौन सा थीटा होगा, हमेशा अक्यूट वाला। अगर हमको जो दूसरा वाला एंगल है, जो ऑब्ट्यूस वाला है, अगर वो हमको देखना है, यहाँ लिख देते हैं हम। तो जो थीटा अगर इसी केस में ऑब्ट्यूस पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई माइनस थीटा अक्यूट। थीटा अक्यूट वाला कितना आ गया, tan इनवर्स 5। तो हम आंसर लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स 5। कहने का मतलब ऑप्शन में tan इनवर्स 5 दिया है वो भी सही है, और ऑप्शन में पाई माइनस tan इनवर्स 5 दिया है तो वो भी सही है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल है। उस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देना, लिख लेना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस y equals to 5 and x plus 2y. Find angle between the lines this and this. ठीक, खुद से करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, स्लोप देखिए दोनों का, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर लिखिए। चलिए सिंपल सिंपल चीजें हैं, खुद से करेंगे। ओके, तो हमने डिस्कस किया था लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का फॉर्म होता था y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का फॉर्म होता था x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप होगा 0, y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप होगा अनडिफाइंड। एंड क्वेश्चन करने के लिए स्लोप को फिर हम लोग 1/0 लेकर के प्रोसीड कर सकते थे। ये लाइन है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल, है ना। बताया था, उल्टा रहता है याद रखने के लिए कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट दिया है, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल, और लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप होगा 0। इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दिया जाए, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/2 एंड डिनोमिनेटर में 1 + 0 मतलब 1। तो बेसिकली कितना आ गया, 1/2 आ गया। tan थीटा 1/2, तो थीटा आप कह सकते हैं tan इनवर्स 1/2।
अगेन ये जो थीटा अभी हमको मिला है बाय डिफॉल्ट ये अक्यूट एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल अगर हमसे पूछा जाए तो ऑब्ट्यूस एंगल लिख देंगे पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, find angle between the lines ये दोनों लाइंस के बने x + 3 = 0 एंड 2x - 5y = 0। इन दोनों लाइंस के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। अगेन खुद से करेंगे। स्लोप लिखिए, फॉर्मूले में पुट करिए, सिंपल है एकदम। चलिए तो ये लाइन हो गई x = -3 है ना, तो x = कांस्टेंट। तो x = कांस्टेंट वाली लाइन क्या होती थी, y एक्सिस के पैरेलल, और जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो उसका स्लोप हो जाता है अनडिफाइंड। एंड अनडिफाइंड के लिए बताया था कि क्वेश्चन करते समय हम लोग 1/0 लेकर के प्रोसीड करेंगे एंड 0 को एक नॉर्मल नंबर की तरह से ट्रीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है ना। सेकेंड लाइन का स्लोप कितना है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि आ जाएगा 2/5। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, tan थीटा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एलसीएम ले लेते हैं, 5 × 1 माइनस 0 × 2 अपॉन 0 × 5। ये 0 × 5 × 1 हो जाएगा, तो 0 × 5 × 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 × 2 डिवाइडेड बाय 0 × 5। 0 को बिल्कुल एक नॉर्मल नंबर की तरह से आप देख सकते हैं हम ट्रीट कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम एक सिंपल नॉर्मल नंबर की तरह। 0 × 5 कैंसिल आउट, ये हो गया 5/2। अगेन थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5/2। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए ऑब्ट्यूस एंगल, तो मेरे ख्याल से आप लिख पाएंगे खुद से। ऑब्ट्यूस एंगल क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स 5/2। ठीक है, तो फॉर्मूले में तो पुट कर लेंगे, मेरे ख्याल से अभी इतना तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल है एकदम। tan थीटा = मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोल रहे हैं, उसको लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2, find equation of line passing through, एक पॉइंट हमको गिवन है, passing through 1, 2 and making an angle of 45 degree and making an angle of 45 degree with and making an angle of 45 degree with the line 3x plus 4y plus 5 = 0 and making an angle of 45 degree with the line 3x plus 4y plus 5 = 0। ठीक, अब जैसे जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, एक चीज का हमको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, दैट इज डायग्राम, है ना। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम डायग्राम एक दो क्वेश्चंस में नहीं भी बना रहे तो चल रहा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 100% ऑफ द क्वेश्चंस में हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें, क्योंकि एल्जेब्रा नहीं है कि सारा इन्फॉर्मेशन ऐसे लिख दिया गया और हमको सारी चीज़ें पता हैं।
इसमें बहुत सारी, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हिडन होती है। मतलब जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आप डायग्राम देख करके ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है इसमें यहाँ पर, तो हम लोग इसके हिसाब से भी कंडीशन लगाने के लिए सोच सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ करके आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप यहाँ के ऑनवर्ड्स एक हैबिट बना लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम आपको जरूर से बनाना ही बनाना है। एक पॉइंट दिया, एक लाइन दिया है तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट बना दीजिए, जो भी दिया है आपको, है ना। कितना भी छोटा क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आपको हर केस में एक हैबिट बनाइए। अब ये हैबिट नहीं बनेगी तो फिर दिक्कत होगी आगे चल के। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। एक रफ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे हर केस में, ठीक। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बनाए थे। एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि एक्सिस बना करके फिर ये लाइन एग्जैक्टली देखें, पॉइंट एग्जैक्टली देखें, नहीं, एक रफ डायग्राम, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है, हमको एक लाइन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहीं पर हो गया, इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। अब ये लाइन कहीं पर होगी, तो हमको यहां से इस पॉइंट से पास करने वाली एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कि इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री बना रही हो। ये लाइन हमको रिक्वायर्ड है, ये हमको फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ऐसी लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द गिवन लाइन, इस तरह से, ठीक है। तो डायग्राम हमको क्लियर हो गया पहले, ठीक। अब मैंने एक चीज एकदम स्टार्टिंग में बोली थी, पूरे स्ट्रेट लाइन में, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी हमको कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो हमको केवल दिमाग दो ही तरीके से सोचना है, दो ही तरीके से लगाना है कि या तो हमको उस लाइन पर एक पॉइंट और उसका स्लोप मिले, और या तो एक पॉइंट और एक और पॉइंट मिले, या तो पॉइंट 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 स्लोप। मतलब क्वेश्चन को हमको इसी तरह से अप्रोच करना होगा हर केस में कि हम उस पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स फाइंड कर लें या एक पॉइंट और एक स्लोप फाइंड कर लें। इसके अलावा और कोई तीसरा नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब जैसे हमको यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो पॉइंट पॉइंट या पॉइंट स्लोप, है ना। तो एक पॉइंट तो हमको ऑलरेडी दिख रहा है 1,2। अब या तो हमको इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट और मिल जाए या तो हमको स्लोप मिल जाए। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्वेश्चन में हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है, ये सोचा जाए कि हमारे लिए क्या चीज फाइंड करना आसान है। क्या इस पे लाई करने वाला कहीं कोई एक दूसरा पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए आसान है, या इसका स्लोप हमारे लिए निकालना आसान है, ठीक। जो हमारे लिए आसान होगा वो फाइंड करेंगे, पॉइंट पता होगा, स्लोप पता होगा, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो अब जैसे हम इस लाइन का स्लोप देख पा रहे हैं, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -3/4। इसका स्लोप हमको पता तो नहीं है, लेकिन ये हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। जैसे इसके पहले भी हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, हम आपको दो लाइन का स्लोप दे रहे थे और आपसे बोले थे बीच का एंगल बताइए। तो पूरे फॉर्मूले में अगर आप देखिए तो आपके पास तीन चीजें हैं, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में हमारे पास तीन चीजें, थीटा, m1 m2। तो अगर हमको m1 m2 दिया है तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको थीटा पता है और m1 m2 में से m2 पता है, मतलब हमको थीटा पता है और m2 पता है और हमको m1 फाइंड करना है, तो भी कर सकते हैं। मैं इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, कोई भी दो पता होगा तो इक्वेशन सॉल्व करके हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंगल बिटवीन द लाइंस वाला, ठीक। अब जैसे ये सारी चीजें अभी बहुत नई हैं, धीरे धीरे करते करते आपको खुद से भी स्ट्राइक करना स्टार्ट करेगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे थीटा दिया है, एक स्लोप पता है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस वाली चीज लगाएंगे तो हमको दूसरा स्लोप मिल जाएगा, ठीक। तो एंगल बिटवीन द लाइंस वाला फॉर्मूला लगाया जाए, एक स्लोप अननोन है, दूसरा नोन है, थीटा भी नोन है,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको m1 मिल जाना चाहिए। चलिए एक बार प्रोसीड किया जाए। तो tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2, m2 इज -3/4 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 -3/4। tan 45 डिग्री हो गया 1 मॉडुलस ऑफ, ये हो जाएगा 4m प्लस 3, 4 आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4m1 प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3m1। ठीक, अब हम लोगों ने मॉडुलस में पढ़ा है कि भाई किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस अगर 1 है तो वो जो क्वांटिटी होगा, जब मॉड हटाएंगे तो वो क्वांटिटी प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4m1 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3m1। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी का कैलकुलेशन हम इधर कर दे रहे हैं। तो प्लस माइनस 1 इंटू 4 तो हो गया प्लस माइनस 4। ठीक, अच्छा, प्लस माइनस 1 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ठीक, तो जो ऊपर है प्लस, अब वो यहाँ पे माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस। कैसे लिख रहे हैं क्लियर होना चाहिए, है ना। हम या तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप एक बार 1 से इक्वेट करके पूरा सॉल्व कर लीजिए, एक बार -1 से इक्वेट करके पूरा सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, है ना। एक साथ कैसे लेकर के चल रहे हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, जैसे प्लस माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के लिए प्लस रहेगा, माइनस के लिए माइनस रहेगा। बट जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ठीक है, तो ऐसा हो गया। कहने का मतलब जब अगर इसको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग तो ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला ही लेंगे, मतलब +4 के साथ -3m1 लेंगे और -4 के साथ प्लस लेंगे। ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला जाएगा, नीचे वाले के साथ नीचे वाला। मतलब ऐसा नहीं कि प्लस माइनस तो किसी के साथ कुछ भी ले लिया, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे। एंड स्टिल कंफ्यूजन अगर है तो आप एक बार +1 एक बार -1 अलग अलग लेकर के चलिए। ठीक, इक्वल्स टू 4m1 प्लस 3। अब इस 3 को इधर ले आते हैं तो प्लस माइनस 4 माइनस 3 ऐसा हो गया 4m1। अब ये जब इधर जाएगा तो अगेन ये जो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4 माइनस 3 m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 3 ये m1 हो गया। ठीक, तो हम देख सकते हैं ऊपर वाले के साथ ऊपर वाला लेना है, नीचे वाले के साथ नीचे वाला लेना है। तो प्लस लेंगे तो प्लस 4 माइनस 3 1 एंड यहाँ पे 4 प्लस 3 7, तो एक हो जाएगा 1/7। एंड जब माइनस लेंगे तो -4 माइनस 3 -7 हो गया एंड 4 माइनस 3 1 हो गया, तो ऊपर आ जाएगा -7। तो m1 की दो वैल्यूज आ गई, एक 1/7 और एक -7। ठीक, पहले तो पूरा कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए क्या किया गया है। अब दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक ही हमको लेना है या दोनों में से एक भी नहीं लेना, क्या करना है वो अभी डिस्कस करेंगे। बट डायग्राम क्या किया गया है, कैसे किया गया है, वो पूरा एक बार पहले देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगाया है, एक स्लोप पता था, एंगल पता था, वहां से दूसरा फाइंड कर रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे हमको स्लोप की दो वैल्यूज मिल रही हैं, बट अभी हमको जैसे डायग्राम तो जो हम लोगों ने बनाया था तो हमको ऐसा लग रहा था कि भाई इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन और यहाँ से 45 डिग्री वाली लाइन, तो क्या ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं? क्योंकि अगर ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हैं तो दोनों आंसर हमारे एक्सेप्टेबल हैं, हम दोनों के हिसाब से फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। बट अगर एक ही लाइन पॉसिबल है तो फिर अब हमको सोचना होगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला हमारा आंसर है और कौन सा हमारा आंसर नहीं है। तो पहले तो ये देखा जाए कि क्या अंडर द गिवन कंडीशन क्या ऐसी दो लाइन बन सकती हैं क्या जो कि इसी गिवन पॉइंट से पास भी करे। क्वेश्चन में यही था कि 1,2 से पास करे एंड इस लाइन से 45 डिग्री भी बनाए, तो यहाँ से पास भी करे और यहाँ से 45 डिग्री भी बनाए। क्या ऐसी दो लाइन हो सकती हैं? तो ऐसी दो लाइन हो सकती हैं।
एक लाइन हम लोग इधर भी तो ऐसा सोच सकते हैं भाई, इसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन ये भी है और यहां से 45 डिग्री बना दिया है। तो इसका मतलब ऐसी दो लाइंस पॉसिबल हैं जो कि किसी गिवन पॉइंट से पास करें और किसी गिवन लाइन से एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाए। ये चीज अब हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना, कि अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में, है ना, जैसे अगर हम किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको एक लाइन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तो किसी एक गिवन पॉइंट से पास करने वाली लाइन और किसी गिवन एक लाइन से पर्टिकुलर थीटा पर, मतलब पॉइंट से पास करे और किसी गिवन लाइन से किसी थीटा एंगल पर हो, तो ऐसी हमेशा दो लाइंस आप बना सकते हैं, एक इस तरह से जो थीटा एंगल पर हो और एक इस तरह से जो थीटा एंगल पर हो। ठीक, तो इस तरह के हर क्वेश्चंस में ऐसे दो लाइंस एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब जो हमको स्लोप की दोनों वैल्यूज मिली हैं वो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि अंडर द गिवन कंडीशन जो हमसे पूछा गया है ऐसी दो लाइंस बन सकती हैं। ठीक, क्वेश्चन में था हमको दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अब हमको स्लोप पता ही है, पॉइंट पता है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, क्या क्या हो जाएंगी लाइंस की इक्वेशन? एक का स्लोप है 1/7, तो 1/7 है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तभी स्लोप 1/7 आएगा। और कहाँ से पास कर रहा है? 1,2 ना, बताया था ना कि स्लोप देखते हुए, पॉइंट देखते हुए डायरेक्टली लाइन लिख सकते हैं। तो 1,2 पुट कर दीजिए, 1 2, तो 1 - 14 यानी कि -13, तो कांस्टेंट हो गया +13। एक लाइन ये हो गई। दूसरे का स्लोप -7 है, -7। ठीक, 1,2 से पास करने वाली लाइन है, तो 1 2 9, कांस्टेंट टर्म -9। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी दो लाइंस पॉसिबल थी यहां पर। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पर अब और करेंगे एंड देन ये टॉपिक फिनिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ sides of an equilateral triangle. Find equation of sides of an equilateral triangle whose one of the vertex is at origin. Find equation of sides of an equilateral triangle whose one of the vertex is at origin and one of the sides is √3x and one of the sides is √3x minus y plus 5 equals to 0. ठीक, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका कोई एक, तीनों में से कोई एक वर्टेक्स हमको दिया है और कोई एक साइड हमको गिवन है। बाकी दोनों साइड्स की इक्वेशन अब हमको फाइंड करनी है। तो अगेन सबसे पहला काम क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड डायग्राम को देखते हुए फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहला काम अगेन डायग्राम बनाएंगे सब लोग। चलिए वीडियो पॉज करिए, खुद से एक बार सोचिए क्या डायग्राम बनना चाहिए। कोई एक वर्टेक्स दिया है और कोई एक साइड की इक्वेशन बनाएंगे पहले। देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई एक वर्टेक्स हमको दिया है ओरिजिन और कोई एक साइड दिया है। अब वो साइड अभी हमको नहीं पता कि वो साइड ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, बट जो साइड की इक्वेशन गिवन है उसको देख करके हमको ये दिख रहा है कि वो साइड ये या ये साइड नहीं हो सकती। बेसिकली ये ऑपोजिट साइड ही गिवन है। कैसे? क्योंकि अगर साइड की इक्वेशन ये वाली साइड या ये वाली साइड होती तो ये दोनों साइड्स तो 0,0 से पास कर रही हैं, तो 0,0 वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए था।
बट क्या 0,0 वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो यानी कि जो हमको ये लाइन गिवन हो, ये लाइन या ये लाइन नहीं हो सकती। पहली चीज तो ये वाली बात अभी हमको क्लियर हो गई। पहले इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन में जैसे दिया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ऑब्वियसली सारे एंगल जो हो गए वो 60 डिग्री हो गए। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमको साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि अब हमको एक साइड तो पता ही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक, अगेन कोई भी लाइन फाइंड करनी है तो पॉइंट स्लोप। एंड अगर अब आप ये डायग्राम ऑब्जर्व करिए तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा डायग्राम है कि आपको एक गिवन पॉइंट है, एक लाइन गिवन है, और इस पॉइंट से पास करने वाली आपको एक लाइन फाइंड करनी है जो कि किसी गिवन लाइन से 60 डिग्री पर है। अब इसी क्वेश्चन को हम पिछले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी पूछ लेते हैं आपसे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस लाइन। वही चीज है, वही क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे ट्राइंगल इन्वॉल्व कर दिया गया, बोला गया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक पॉइंट दिया, एक साइड दिया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और अब हमको किस तरह से प्रोसीड करना है। तब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा का फर्क है। पॉइंट चेंज हो गया है, एंगल चेंज हो गया है, लाइन का स्लोप चेंज हो गया है, बट बेसिक कंसेप्ट नहीं बदला। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो फिर से इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, ये m2 हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो √3 आ जाएगा। tan 60 डिग्री फॉर्मूला लगाया जाए, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 60 डिग्री √3, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस √3, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, प्लस माइनस 3m1 इक्वल्स टू m1 माइनस √3। इसको इधर ले जाते हैं, प्लस माइनस √3 इधर जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा, इक्वल्स टू m1, इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस, माइनस वाला आएगा तो प्लस 3m1। ठीक, उसके आगे का कैलकुलेशन इधर कर देते हैं। तो मान लीजिए जब हम यहाँ पे ऊपर वाला प्लस कंसीडर करेंगे तो यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे, तो प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस √3 प्लस √3 2√3, और उधर माइनस कंसीडर करना होगा तो m1 माइनस 3m1 माइनस 2m1, यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई माइनस √3। ठीक, जब यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे तो उधर प्लस कंसीडर करेंगे, तो माइनस √3 प्लस √3 0, और उधर कंसीडर करेंगे फिर प्लस m1 प्लस 3m1 यानी कि 4m1, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, स्लोप पता है, पॉइंट हमको दिया है। ठीक है, अब इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन लिख देते हैं। स्लोप को अगर माइनस √3 होना है तो √3x प्लस y ऐसे लिख लेते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो माइनस √3 हो जाएगा स्लोप। एंड 0 0 से पास करना है तो 0 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, तो कांस्टेंट टर्म भी 0 ही होना चाहिए, है ना। मतलब सिंपली हो गया √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये हो गई। ठीक, दूसरे का स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 है तो x का कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, है ना। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, एंड 0 0 से पास करना है तो अगेन कांस्टेंट टर्म इसमें भी 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन सिंपली हो गई y इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में बेसिकली फर्क नहीं था, माना केवल डेटा अलग था, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, बस कहने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन को, है ना, लिखने का तरीका अलग था, है वही सेम क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने बोला
कि अब एकदम हैबिट बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमको प्रोसीड करना होगा पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे एंड देन उसके बाद ही क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक एंगल बिटवीन द लाइंस वाली बात अभी हमको क्लियर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर कर लिए। तो आज वाले लेक्चर हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट अभी नहीं करेंगे, अगला वाला जो टॉपिक है वो भी कुछ इससे रिलेटेड ही है बेसिकली। तो एक बार जब उसको फिनिश कर लेंगे तब उसके बाद हम असाइनमेंट करने के लिए आपको बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।